नमस्कार। कभी कभी ना कुछ चेतावनियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। आज हम केरल की एक ऐसी ही दहला देने वाली कहानी में उतरेंगे जहां दोस्ती और अहंकार का अंजाम बहुत ही भयानक होता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक सीधी साधी चेतावनी है। लेकिन क्या होता है जब कोई इसे मानने से ही इनकार कर दे? चलिए देखते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ऐसी शक्ति है जिसे यक्षिणी कहते हैं। तो सबसे पहले आइए उसे ही जानते हैं। तो आखिर ये यक्षिणी है कौन? असल में वो एक पिशाचनी है जो घने जंगलों में रहती है। और उसका निशाना कौन होते हैं? नौजवान जो अकेले जंगल में भटकते हैं। और इसका शिकार करने का तरीका वो बहुत ही खतरनाक है। वो पहले अपनी बेपनाह खूबसूरती से लुभाती है, फिर बस अपनी एक नज़र से किसी को भी वश में कर लेती है। और जब शिकार पूरी तरह से बेबस हो जाता है, तब तब वो अपना असली खौफनाक रूप दिखाती है। अब देखते हैं कि जब हमारी कहानी के किरदार इसी चेतावनी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं तो होता क्या है। तो इस कहानी में 4 दोस्त हैं। राहुल, जो हमें ये सब बता रहा है, उसका एक दोस्त है माधव, जो थोड़ा घमंडी है, राकेश, जो हमेशा माधव के साथ ही रहता है, और फिर है करण, जो उन सब में शायद सबसे ज्यादा समझदार है। अब हुआ ये कि चेतावनी को पूरी तरह अनसुना करके माधव और राकेश नशे में धुत यक्षिणी को चुनौती देने के लिए आधी रात को जंगल में चले जाते हैं। उनका ये मजाक अब एक बहुत ही भयानक हकीकत बनने वाला था। जंगल का गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता। पेड़ का अपमान करने के बस 5 मिनट के अंदर ही दोनों के सिर में एक तेज दर्द उठता है और फिर रहस्यमयी आवाजें उन्हें अपनी ओर खींचकर बेहोश कर देती हैं। जब राकेश को होश आता है ना, तो वो देखता है कि माधव एक पेड़ के सामने खड़ा है और फिर पेड़ के पीछे से एक ऐसी खूबसूरत औरत निकलती है जिसे देखकर यकीन करना भी मुश्किल था। लेकिन जैसे ही राकेश अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पर एक पत्थर फेंकता है, वो खूबसूरत चेहरा पलक झपकते ही एक ऐसे भयानक और बदसूरत चेहरे में बदल जाता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर जो होता है वो शायद और भी ज्यादा डरावना है। वो यक्षिणी अपनी गर्दन पूरी की पूरी 180 डिग्री घुमाकर राकेश की तरफ देखती है और उसके मुंह में माधव के होठ दबे होते हैं। अब जो दोस्त बच गए हैं वो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में उन्हें एक और भी गहरे और खौफनाक राज का पता चलता है। डरा सहमा राकेश किसी तरह भागकर राहुल और करण के पास पहुंचता है। जब उन्हें माधव नहीं मिलता तो वे तीनों मदद के लिए गांव के एक रहस्यमयी बाबा के पास जाते हैं। बाबा उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रास्ता बताते हैं। कहते हैं कि रात के अंधेरे में जंगल में एक काला मंदिर खोजना होगा जहां माधव मिल सकता है, और हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने साथ सिंदूर रखना होगा। मंदिर के अंदर का नज़ारा बहुत भयानक था। दीवारें खून से सनी हुई थीं और उन पर न जाने कितने ही पुरुषों की पत्थर की मूर्तियां बनी थीं। और फिर यक्षिणी की मूर्ति के ठीक बगल में एक नई मूर्ति बन रही थी जो हूबहू माधव जैसी दिख रही थी। अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, जहां राहुल को एक ऐसे भयानक सच का पता चलता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। मंदिर के अंदर यक्षिणी करण और राकेश को भी अपने वश में कर लेती है। अब राहुल अकेला पड़ जाता है और अपनी जान बचाकर भागते हुए सीधा बाबा से टकराता है, जो उसकी आखिरी उम्मीद थे। लेकिन बाबा के ये शब्द उसकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ देते हैं। और ठीक उसी पल राहुल को एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुका है। सच तो ये था कि बाबा यक्षिणी के मालिक थे। वो अपनी शक्तियों के लिए उसे इंसानों की बलि देते थे, और शायद इसीलिए गांव वाले उनसे इतना डरते थे और हमेशा दूर रहते थे। राहुल किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन जब वो गांव वालों को लेके वापस आता है तो वहां सब कुछ गायब हो चुका था। वो काला मंदिर, वो बाबा और उसके तीनों दोस्त, सब। आज तक किसी को नहीं पता कि वो सब कहाँ गए। सिर्फ राहुल ही था जो उस रात जिंदा बच पाया, और उसकी कहानी हमेशा के लिए एक चेतावनी बन गई। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर राहुल भी उस रात नहीं बच पाता तो क्या ये कहानी कभी हम तक पहुंच भी पाती, या वो भी बस एक और पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाता।